एक गांव में कुछ लोग बैठे हुए थे। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। उनमें से एक का नाम मनीष, दूसरे का नाम लखन और तीसरे का नाम हरि था। हरि वहीं बैठा था क्योंकि वह उसकी अपनी दुकान थी। हरि की दुकान पर लोगों का आना कम रहता था क्योंकि उसकी दुकान गांव से काफी दूर थी। अरे लखन, तू आज गया नहीं क्या खेतों की ओर? अरे हरी, क्या बताऊं तुझे। इतनी गर्मी में कहीं जाने का मन ही नहीं करता, सिवाय तेरी दुकान के पास आने के, क्योंकि यहाँ थोड़ी ठंडक रहती है। दरअसल भीषण गर्मी के कारण गांव के लोग अक्सर हरि की टपरी पर आकर बैठ जाते थे क्योंकि उसकी टपरी के आसपास अपेक्षाकृत ठंडक रहती थी। दिन प्रतिदिन बढ़ती गर्मी के कारण आज भी उसके पुराने मित्र उसकी दुकान पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। आखिरकार माधव चाचा आ ही गए। अब तो माहौल अलग ही बनेगा। वहां जैसे ही माधव चाचा को सबने देखा, सबकी आंखों में खुशी झलक उठी क्योंकि वे अक्सर रोचक भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करते थे। अरे चाचा, इतनी देर क्यों हो गई आपको आज आने में? अरे लखन, क्या बताऊं तुझे। दरअसल मेरे घर पर एक व्यापारी आया था। मैं उसी को अनाज बेच रहा था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था मानो वह इस गांव का हो ही नहीं। अरे चाचा, आपने उसका नाम नहीं पूछा क्या कि क्या नाम है और कहाँ से है? मैंने उससे उसका नाम भी पूछा और यह भी पूछा कि वह कहाँ रहता है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस अनाज के बारे में बात की, पैसे दिए और चुपचाप वहां से चला गया। जाते जाते वह एक बार मुड़कर मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। कोई बात नहीं काका, आप पहले बैठ जाइए और बैठकर बताइए ये पूरा सिलसिला। कुछ देर बाद माधव चाचा भी उन नौजवान लड़कों के साथ बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे बातचीत का विषय भूत प्रेतों पर आ पहुंचा। बताया तो था कि उस मंदिर के पीछे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और आज भी लगातार हो रहे हैं। काका, सब कहते हैं कि वहां एक बच्चा डूबकर मर गया था। उसकी आत्मा अक्सर रात में निकलती है और आते जाते लोगों को परेशान करती है, लेकिन कई बार तो उसने कुछ लोगों को मार भी दिया है। सही कहा मनीष, इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छे से याद आया, आपके साथ भी तो एक घटना घटी थी बचपन में, जो आप रोते रोते घर आए थे, गांव के लोग कहते हैं। अरे लखन, उस घटना को मत याद दिला। वह मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना थी। मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया हूँ। काका, एक बार वो घटना बताओ ना, मैंने सही से सुनी नहीं है। हाँ काका, एक बार सुना दीजिए ना। आज महफिल भी जमी है और सबका समय भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें वह घटना सुनाता हूँ। दरअसल वह कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। उस समय मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। रात के करीब 7 बजे थे। मुझे मछली भात खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। संयोग से उस रात अमावस्या भी थी। मैं मां के पास गया और उन्हें जगाने का प्रयास किया। माँ, उठो। माँ, उठो। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, उठो। मां दिन भर काम करके थकी हुई थीं, इसलिए गहरी नींद में सो गई थीं। कुछ देर बाद मां की आंख खुली और वे उठकर बैठ गईं। बोल बेटा, क्या हुआ? मुझे क्यों जगा रहा था? दरअसल माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मछली भात बना दो। दरअसल बेटा, खाना तो रखा हुआ है, वो जाकर खा लेना। माँ, मुझे मछली भात खाने का बहुत मन कर रहा है, बना दो ना। नहीं नहीं, आज नहीं बनाऊंगी। आज अमावस है। आज मछली खाना अच्छी बात नहीं है। कल बना दूंगी तेरे लिए।
नहीं नहीं माँ, खाऊंगा तो मछली भात ही, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाना। रास्ते में रुकना मत। ठीक है माँ, मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी आता हूँ, आप फिक्र मत करो। अरे बेटा, पैसे तो ले जा। अरे माँ, पापा ने जो पैसे दिए थे वो मेरे पास बचे हैं। जब मैं बाहर निकला तो हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। चारों ओर कोहरा सा छाया हुआ था और वातावरण धुंधला दिखाई दे रहा था। उस समय मुझे मछली भात खाने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही थी। पिताजी ही यह लाते थे, पर किसी कारणवश वे शहर गए हुए थे, इसलिए आज मुझे स्वयं जाना पड़ रहा था। तभी रास्ते में मुझे एक वृद्धा दिखाई दी, जो अत्यंत उदास लग रही थी। डमरू बेटा, रुक जा, कहाँ जा रहा है? मैं तो बाजार जा रहा था माँ का सामान लेने। बेटा, जरा डॉक्टर को बुलाकर ले आना। तेरे काका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और घर पर कोई है भी नहीं। कुछ क्षणों के लिए मैं असमंजस में पड़ गया। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। यदि मैं वापस लौटता तो मां बहुत नाराज होती, पर काका की तबीयत के लिए जाना आवश्यक लगा। इसलिए मैंने वृद्धा से कहा कि मैं तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाकर लाता हूं। मैं तुरंत मुड़कर डॉक्टर साहब को बुलाने चला गया। थोड़ी ही देर में मैं उन्हें लेकर वापस आ गया। तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। ठीक है अम्मा, मैं चलता हूँ, रात काफी गहरी हो चुकी है। अरे बेटा, यहीं रुक जा, मेरे घर खाना पीना करके ही जाना। माँ मेरा इंतजार कर रही है, मैं बाजार जा रहा हूँ, जल्दी से सामान लेकर मुझे घर जाना है। ठीक है डमरू बेटा। रात कितनी हो चुकी थी इसका मुझे ठीक अनुमान नहीं था। अंधेरा बहुत गहरा हो गया था और गांव में ऐसे समय बाजार प्रायः जल्दी बंद हो जाते हैं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। बाजार बंद हो चुका था। मुझे मछली भात खाने की तीव्र इच्छा थी। हे भगवान, उस बुजुर्ग महिला की वजह से दुकान भी बंद हो गई। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, मछली वाले के घर ही चला जाता हूं, उसका घर तो मैंने देखा ही है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मछली बेचने वाले के घर ही चला जाऊं, क्योंकि उसका घर यहीं पास में था। मैं मछली वाले के घर की ओर बढ़ चला। मेरे पिताजी अक्सर वहां आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनके पुराने मित्र थे। उसके घर पहुंचकर मैंने जोर जोर से आवाज लगाई। अरे, क्या घर के अंदर कोई है? मुझे मछलियां चाहिए थीं। थोड़ी ही देर में वह बाहर आया और मुझे ध्यान से देखने लगा। अरे डमरू बेटा, आज इतनी रात गए कैसे आना हुआ? तेरे पिताजी कहाँ हैं? अच्छा, वो किसी काम से शहर की ओर गए हैं, इस वजह से मुझे आना पड़ा। बेटा, तुझे पता नहीं है क्या, गांव में इन दिनों अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। चाचा, किसी वजह से देर हो गई थी, इसलिए इतनी देर से आ पाया। ऐसी रात में बाहर निकलना ठीक नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, आज यहीं मेरे घर रुक जा, सुबह होते ही चला जाना। इतनी रात में निकलना सही नहीं रहेगा, ऊपर से ठंड भी बहुत बढ़ गई है। चाचा, मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना माँ मेरी चिंता करने लगेंगी। चल ठीक है, तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए मछलियां लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद वह अंदर गया और मेरे लिए मछलियां बांधने लगा। मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि थोड़ी देर में वर्षा होने लगेगी। कुछ समय पश्चात वह मछलियां लेकर बाहर आया। इसमें मैंने अच्छी तरह से मछलियां बांध दी हैं, अब जल्दी से घर निकल जा। लेकिन अभी भी कहता हूं, यहीं रुक जा, मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा। चल ठीक है, ध्यान से जाना, और हाँ,
तेरे पिताजी आए तो उनसे कहना कि मुझसे जरूर मिल ले, मुझे उनसे थोड़ा जरूरी काम था। ठीक है चाचा, अब मैं चलता हूँ। मैं वहां से चल पड़ा। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। जब मैं आगे बढ़ रहा था तभी हल्की हल्की वर्षा शुरू हो गई। मुझे एक पेड़ दिखाई दिया तो मैं उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद वहां एक युवती आकर खड़ी हो गई। उसकी आयु लगभग 25 से 28 वर्ष के बीच रही होगी। दीदी, आप इतनी बारिश में कहाँ से आ रही हैं? दरअसल मैं इस गांव में अपनी बुआ के घर आई थी। जब मैं वापस लौट रही थी तब आगे का रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भर चुका था, इसलिए मुझे किसी दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। क्या बात कर रही हैं दीदी? आगे का रास्ता खराब है क्या? आगे का रास्ता सच में बहुत खराब है। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है। उसी वजह से मैं दूसरा रास्ता ढूंढ रही हूँ। मुझे भी तो उधर ही जाना था। मैं भी आपके साथ ही चल लेता हूँ फिर। हम दोनों वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षा तेज होती जा रही थी। मैंने समय पूछना चाहा पर उसके पास घड़ी नहीं थी। उसने बताया कि वह भी काफी देर से रास्तों में भटक रही है और अब उसे भी शीघ्र घर पहुंचना है। काफी देर बाद वर्षा थम गई और हम आगे बढ़ने लगे। कीचड़ से बचने के लिए हमें जंगल की ओर जाने वाले रास्ते से गुजरना पड़ा, क्योंकि वही रास्ता अपेक्षाकृत साफ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल से अजीब अजीब पशुओं की आवाजें सुनाई देने लगीं। मेरे साथ चल रही वह युवती भी मुझे कुछ विचित्र सी प्रतीत हो रही थी। मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि घर पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी और मां मुझसे अत्यंत नाराज होंगी। दीदी, ये रास्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से जाएंगे तो काफी देर हो जाएगी। परंतु जब कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं मिला और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह युवती वहां से गायब थी। यह देखकर मैं स्तब्ध रह गया। अब मुझे मां की बात याद आने लगी कि अमावस्या की रात बाहर नहीं निकलना चाहिए था। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। फिर भी साहस जुटाकर मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि वही युवती मेरे सामने खड़ी है। कुछ ही क्षणों में उसका रूप पूरी तरह बदलने लगा और वह अत्यंत भयावह स्वरूप में परिवर्तित हो गई। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ये मांस यहीं छोड़ दे और तुरंत यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे भी जिंदा चबा जाऊंगी। उसी समय मुझे समझ आ गया कि मां अमावस्या की रात मछली भात खाने के लिए मुझे क्यों मना कर रही थी। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। उसने मुझे चेतावनी दी कि यदि मुझे अपनी जान प्यारी है तो मैं वह मांस वहीं छोड़कर तुरंत चला जाऊं, अन्यथा वह मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगी। उस रात मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह मैं गांव में अचेत अवस्था में मिला। यह देखकर मेरी मां फूट फूट कर रो। उस घटना के बाद मैंने कभी भी अमावस्या की रात मांसाहारी भोजन नहीं खाया। काका, आप तो सच में बहुत किस्मत वाले थे जो उस रात बच गए। हाँ लखन, उस दिन मैं सच में किस्मत वाला था जो बच गया। अगर उस रात मेरे हाथ में वह मांस न होता तो शायद वह मेरा ही मांस खा जाती। इसी वजह से उसने मुझे जाने दिया। अच्छा हुआ कि मैंने तुम लोगों को यह बात बता दी, वरना तुम लोग भी कभी न कभी ऐसी गलती कर बैठते। अच्छा हुआ चाचा आपने ये बात हमें बता दी, वरना मुझे तो इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था।